नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और हमारे साथ सहयोगी आरती देवेंद्र जी और रंजीत जी जुड़े हुए हैं। घाटशिला के उपचुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। अभी फिलहाल तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं जिन चीजों को लेकर के अभी चर्चा हम करेंगे। एक, जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं ठीक उसी वक्त धनबाद में आदिवासी जो समुदाय, एसटी समुदाय जो है, वो कुड़मी को एसटी में शामिल करने के विरोध में एक मार्च निकाल रहा है, आक्रोश मार्च निकाल रहा है। दूसरा, ठीक इधर हम चर्चा कर रहे हैं, इसी दौरान रांची में कुड़मी समुदाय के द्वारा सोहराय मनाने को लेकर के डहरे सोहराय करके कुछ एक कार्यक्रम की तैयारी जो है वो की जा रही है, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और तीसरी घटना यह है कि तोप चांची में जेल के एक बैठक कर रहा है और इस बैठक में कौन संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, घाटशिला में प्रत्याशी देंगे या नहीं देंगे, इन सबको लेकर के चर्चा की जा रही है। पूरे कोल्हान प्रमंडल से जेल केम के जो कर्ता धर्ता है उनको बुलाया गया है तोपचाची में। अब इन तीन चीजों के बाद एक जो खबर अब हम बताने जा रहे हैं, वो खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रदीप बालमुचु खुश नहीं। और भले झारखंड की राजनीति, विधानसभा चुनाव, इन तमाम चीजों को आपने देखा, दो लोगों ने एक साथ पार्टी छोड़ी थी। एक बीजेपी में गए थे, एक आजसू में गए थे। सुखदेव भगत बीजेपी में चले गए थे, प्रदीप बालमुचु आजसू में चले गए थे। उसके बाद फिर दोनों की वापसी कांग्रेस में हो गई, लेकिन फिर से सुखदेव भगत तो सांसद बन गए। प्रदीप बालमुचु की जो राजनीतिक क्षुधा है वो शांत नहीं हो पा रही है। घाटशिला उनका कर्म क्षेत्र है। अपने लिए भी, अपनी पुत्री के लिए भी वो घाटशिला विधानसभा की सीट देखते हैं। प्रदीप बालमुचु घाटशिला से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन रामदास सोरेन के जो अवसान है, वो उनके देहावसान के बाद अब वो जो सीट है वहां पर उपचुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया कि भाई वो तो जेएमएम की सीट है। तो ऐसे में प्रदीप बालमुचु की जो राजनीतिक क्षुधा है उसका क्या होगा। और जो एक संभवतया एक आकलन ये भी कहा जा रहा है कि प्रदीप बालमुचु बहुत भविष्य अपना देख नहीं रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अपना भविष्य जिस तरीके से बढ़ रही तो वो जेएमएम के पीछे पीछे ही देख रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रदीप बालमुचु क्या अपना भविष्य जेल कैंप में देख सकते हैं? जेल कैंप के एक संभावित उम्मीदवार के तर्ज पर प्रदीप बालमुचु, जो 3 बार घाटशिला से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं विधानसभा में, अविभाजित बिहार से लेकर के झारखंड तक में, और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और एक थिंक टैंक माने जाते हैं, तो प्रदीप बालमुचु आदिवासियों का एक चेहरा, कम से कम घाटशिला में बड़ा चेहरा है। तो क्या जेल कैंप और प्रदीप बालमुचु की नजदीक बढ़ने की जो सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रदीप बालमुचु सूत्र ये बता रहे हैं कि जेल कैंप की तरफ से सिर्फ हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। तो क्या लगता है देवेंद्र जी, इसमें कितना हद तक सच्चाई हो सकती है, क्या हो सकता है इसमें? नहीं, प्रदीप बालमुचु तो विधानसभा उपचुनाव के में कुछ दिन पहले ही एक खबर भी सामने आई थी कि उनकी मंशा थी कि वे चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस ने उनकी इस चाहत को इग्नोर कर दिया और जेएमएम को समर्थन देने की घोषणा कर दी। उसके बाद भी प्रदीप बालमुचु ने कहा था कि कांग्रेस ने बहुत जल्दबाजी कर दी। यदि समर्थन करना ही था तो उचित वक्त पर किया जाता। ये परिस्थितियां अभी अभी समर्थन करने की नहीं थी। तो साफ है कि प्रदीप बालमुचु इस बात का संकेत दे रहे थे कि घाटशिला जो जहाँ से वे 1995, 2000, 2005 में विधायक रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी चाहत रही है। अब आपने कहा कि खबर ये बता रहे हैं और निश्चित रूप से सत्ता के गलियारों में खबर चल रही है कि प्रदीप बालमुचु जिस तरह से पहले कहे थे कि वे वहाँ के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं और पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, उस हालत में उनकी बातचीत जेल कैंप से चल रही है। अब सवाल उठता है कि जेल कैंप से यदि उम्मीदवार बनते हैं तो क्या होगा। जो मौजूदा हालात है, कुड़मी आदिवासी विवाद है, निश्चित रूप से अभी तक तो लग रहा है कि जिस तरह से आदिवासी समाज की गोलबंदी हुई है, उस हालत में यदि प्रदीप बालमुचु जेल कैंप से आते हैं तो आदिवासी समाज का वोट कितना ले जाएंगे जेल कैंप में, एक सवाल जरूर बना रहेगा। क्योंकि आदिवासी समाज के निशाने पर अभी कुड़मी समुदाय है और जेल कैंप निश्चित रूप से है, उसके जो मुखिया हैं जयराम महतो, वे अभी कुर्मी के बेटा के रूप में चिन्हित हो गए। पर इसके साथ दूसरे सवाल भी हैं। सवाल यह भी है कि एक एक तो दृश्य यह है, एक एंगल यह है, दूसरा एंगल है कि वहां तो भाजपा के भी उम्मीदवार होंगे।
आदिवासी समुदाय यह भी सोच सकता है कि यही भाजपा जो है 2004 में अनुशंसा करके भेजी थी, वो अनुशंसा कितना तर्कसंगत था, क्या था, वो अलग विवाद का विषय है कि उसमें एंथ्रोपोलॉजी की रिपोर्ट भेजी गई थी कि नहीं भेजी गई थी। टीआरई के समय जो अनुशंसा होता है वह गया, पर आनन फानन में भाजपा भेज तो दिया था। तो इस आधार पर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय का गुस्सा भाजपा के प्रति भी उमड़ सकता है। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज भी है, जिस तरह से 2014-17 में रघुवर दास ने कुर्मी समुदाय को दिया गया समर्थन अपना वापस उस जो अनुशंसा को वापस लिया था, तो यह कार्ड भी काम आ सकता है। लेकिन इसके साथ एक तीसरा चीज है जेएमएम का। जेएमएम जो अभी अभी तक हम लोग मान रहे हैं कि आदिवासी समुदाय एक कॉन्सोलिडेट रूप से जेएमएम के साथ जा रही है, पर यदि यह मुद्दा जोर पकड़ लिया कि यह जेएमएम ही थी जिसने अपने केंद्रीय महाधिवेशन में पहला केंद्रीय महाधिवेशन हाँ हाँ विशुनगुरु उसमें अध्यक्ष अध्यक्ष थे और इसके लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी। हेमंत सोरेन ही थे जब सीएम नहीं थे उस वक्त, उन्होंने सिग्नेचर किए थे और जेएमएम के तमाम विधायकों ने सिग्नेचर किए थे, उसमें चाचा चंपई सोरेन भी शामिल थे। तो देखना होगा घाटशिला में कौन सा मुद्दा गर्म हो जाता है। यदि ये मुद्दा गर्म हुआ तो निश्चित रूप से जेएमएम के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। यदि वो मुद्दा गर्म हो गया कि भाई भाजपा ने अनुशंसा पहली अनुशंसा की थी तो अर्जुन मुंडा और भाजपा की मुश्किलें बढ़ेगी। यदि ये मुद्दा गर्म हो गया कि रघुवर दास ने तो वापस ले लिया तो भाजपा की बल्ले बल्ले है, तो किसकी बल्ले बल्ले होगी ये निश्चित रूप से उपचुनाव के बाद पता लगेगा। पर इतना निश्चित है कि घाटशिला में यदि प्रदीप बालमुचु और जयराम महतो की जोड़ी जमती है, बनती है, भले ही उनकी बेटी को दिया जाए या उनको दिया जाए, तो 3 बार के विधायक हैं प्रदीप बालमुचु, एक मजबूत पकड़ है और एक सुलझे उनका अपना कैडर है, तो वो वोट तो निश्चित रूप से जेल कैंप के साथ जा सकता है और त्रिकोणीय मुकाबला की स्थिति बन सकती है। आरती, अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं इसी वक्त जेल कैंप की तोपचांची में बैठक चल रही है और अभी थोड़ी देर पहले की बात है, आरती ने मेरे से एक सवाल पूछा था और उसी सवाल पर मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। एक संभावना जताई थी और जब वो बात हुई तो बहुत देर तक मैंने इस बारे में सोचा कि अगर जेल कैंप राजनीति का पक्का खिलाड़ी है, थिंक टैंक उसके, तो आरती ने जो संभावनाएं व्यक्त की वो बहुत जबरदस्त संभावना है। आरती ने एक संभावना व्यक्त की कि अगर खेल बिगाड़ना ही मकसद है तो फिर वो प्रदीप बालमुचु की तरफ क्यों जाएंगे। आरती के अपने तर्क है, वो अभी हम जाएंगे। सूर्य हंसदा की माँ या सूर्य हंसदा की पत्नी को अगर वहां से टिकट दिया जाए तो अगर खेल बिगाड़ने का ही मकसद है तब तो जेल कैंप वहां पर खेल बिगाड़ सकता है। आरती, नहीं, मैंने इसलिए सवाल पूछा था देवेंद्र भैया कि हम लोग बात ही कर रहे थे उसी पर, तो मैंने इनको पूछा कि भाई ऐसा हो सकता है क्या कि जेल के हम एक दाव खेले कि सूर्या हांसदा का मुद्दा बहुत गर्म था, लेकिन जैसे ही कुर्मी आदिवासी ये सब हुआ तो ये मुद्दा खत्म हो गया, कोई याद नहीं रख रहा है। लेकिन क्या सूर्या हांसदा की पत्नी या माँ को वहां पर अगर बतौर कैंडिडेट जेल के हम देता है तो क्या एक नया ट्विस्ट आ सकता है इस इलेक्शन में। और ये ट्विस्ट इसलिए भी मैं बात कर रही हूँ क्योंकि जेल के हमको भी पता है कि उसकी साख वहां पर कितनी है। वो अगर वहां पर उम्मीदवार देता भी है तो जीत हार से परे वो जाहिर तौर पर सिर्फ वोट काटने के ही काम आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप देखिए जेएमएम अपने तरफ से पूरी तरह से श्योर है, अगर हाँ उनके कैंडिडेट में भले ही अब तक थोड़ा सस्पेंस है कि कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन वो श्योर है कि जीत पक्की है। एक सिंपैथी वोट भी है उनके साथ, जो भी उनका कैडर है उनको छोड़ दीजिए, सिंपैथी वोट भी है उनके साथ, तो ये प्लस पॉइंट है उनका। लेकिन अगर उन्हें टक्कर मिलती है तो बीजेपी ने भी कच्ची गोलियां तो खेली नहीं है, वो भी इतने पूरे समीकरण बिठाने में, गोटी बिठाने में लगी हुई है कि कौन सा ऐसा चेहरा वहां पर दिया जाए कि जेएमएम को थोड़ी तो मशक्कत करनी पड़ी जीत के लिए। लेकिन इस बीच नंबर आता है जेएलकेएम का। जेएलकेएम में अगर प्रदीप बलमुचु जाते भी हैं, जहां तक अब जो कयास लग रहे हैं कि उनका अपना राजनीतिक अस्तित्व सच में लग रहा है कि वो गुम हो रहा है, तो वो अपनी पीढ़ी के लिए एक प्लेटफॉर्म जरूर सेट कर सकते हैं घाटशिला चुनाव से। अगर जेएलकेएम से वो अपनी बेटी को टिकट दिलवाते हैं तो काफी हद तक वो कामयाब भी रहेंगे। भले ही जीतना नहीं जीतना अलग चीज है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जरूर सेट हो जाएगा, एक नाम जरूर सुर्खियों में आ जाएगा कि प्रदीप बलमुचु की बेटी ने चुनाव लड़ा है और पब्लिक डोमेन में। जो पिछला बार जेएलकेएम को महज 10,000 वोट मिले थे, निश्चित तौर से प्रदीप बलमुचु को आने से वो वोट का संख्या बढ़ेगा। तो लेकिन ये भी तय है कि वोट परसेंटेज बढ़ना और वोट को जीत में कन्वर्ट होना बहुत अलग अलग चीज है। लेकिन अगर यही चीज है कि प्रदीप बलमुचु को या फिर उनकी बेटी को अगर जेएलकेएम मौका देता भी है तो जेएलकेएम के हाथ क्या लगेगा।
उसे पता है कि जीत हार से वो दूर रहने वाला है, लेकिन उसे हाथ क्या लगेगा। बात आती है अब यहीं पर कि अगर उसका मकसद खेल बिगाड़ना ही है इस चुनाव में, तो फिर वो सूर्या हांसदा को बीच में क्यों नहीं लाएगा। सूर्या हांसदा की पत्नी या फिर उसकी माँ को टिकट दे सकता है वो वहां पर उसके लिए एक सिंपैथी कार्ड हो सकता है। अगर पिछले बार 10,000 है, तो अगर कुछ वोट का इजाफा प्रदीप बलमुचू बीइंग एसटी लीडर कर सकते थे, तो सूर्या हांसदा का भी अच्छा खासा वहां पर उनकी भी पकड़ थी, तो वो वोट भी उसके खाते में जा सकता है। तो खेल अगर बिगाड़ना है तो मुझे लगता है कि प्रदीप बलमुचू और के बाद उसके पास जेएलकेएम के पास सूर्या हांसदा का परिवार भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और वो उसको भी कैश कराना जरूर चाहेगा। इसमें एक ये सवाल है कि जयराम महतो खेल बिगाड़ना किसका चाहते हैं? हाँ, यही तो सवाल ये यही सब सवाल है ना। यदि जयराम महतो खेल बिगाड़ना जेएमएम का चाहते होंगे तो तब निश्चित तो रूप से प्रदीप बलमुचू को नहीं, लेके आएंगे। तब तो सूर्य हांसदा को सामने ला सकते हैं, पर सूर्य हांसदा को सामने लाने से दोनों का खेल बिगड़ेगा। नहीं तो हाँ, भाजपा जिस तरह से जी, मुखर हुई थी सूर्य हांसदा के सवाल पे, तो भाजपा के सामने एक समस्या आ जाएगी कि बहुत सूर्य हांसदा आप भी कर रहे थे, और उसके सामने चंपाई सोरेन कैंडिडेट वहां भी जा नहीं। रहे थे, चंपाई सोरेन उस परिवार पीड़ित परिवार से मिल रहे थे, तो भाई भाजपा अपना स्टैंड क्लियर करे। जेएमएम तो पहले ही कह चुका है कि सूर्य हांसदा कोई आदर्श नहीं थे, कोई मसीहा वो नहीं अपना थे, वो अपना स्टैंड स्टैंड के लिए है। कर। पर हमें लगता है कि यदि जयराम महतो एक कार्ड खेलते हैं, इस तरह का पुलिस सामने लाते हैं और सूर्य हांसदा के माँ या उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाते हैं, भाजपा के सामने धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी, या उसे क्या एक मुहावरा में कहते हैं छाप साफ सुंदर वाली स्थिति कि अब ये समर्थन करें या विरोध करें। अच्छा, चलिए, तो जेल कैम की बात हो गई, बात हो गई प्रदीप बालमुचू की, सूर्य हांसदा महापत्नी की बात हो गई, लेकिन जेएमएम और बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं कैसे। अंदर की मैं अब खबर बताता हूँ, फिर अब मैं, चूंकि भाई लोग रंजीत भाई को हम पूरा बोलने का अवसर देंगे किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे वरिष्ठ साथी हैं। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। वहां की राजनीति में 3-4 नाम है, चंपाई सोरेन एक बड़े नाम है, ठीक है। अब चंपाई सोरेन का बीजेपी में आना रघुवर दास को कतई पसंद नहीं, एक, बाबूलाल मरांडी को कतई पसंद नहीं, तो अर्जुन मुंडा को कतई पसंद नहीं, 3। बाबूलाल मरांडी हमेशा से पक्षधर थे कि बाबूलाल सोरेन को वहां से टिकट ना मिले, बल्कि सुनीता सोरेन है उनकी पुरानी कैडर है, सुनीता सोरेन को वहां से टिकट मिले, डॉक्टर सुनीता सोरेन। लेकिन वहां पेंच फंसता नजर आता है। सुनीता सोरेन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो सहरसा की हैं, वही पेंच जिसके कारण कल्पना सोरेन को गांडे जैसे सुरक्षित सीट से चुनाव लड़वाया गया। तो चलिए, अब वहां पर रह जाते हैं बाबूलाल सोरेन और रमेश हांसदा। रमेश हांसदा क्लीन छवि के आदमी है भाई, तो रमेश, लेकिन पहले तो इसका विरोध हो रहा था, और ऊपर जो आला कमान है, आला कमान के पास रमेश हांसदा को लेकर के बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट गई है, और जो संभावित लिस्ट है उस लिस्ट में बाबूलाल सोरेन से ऊपर रमेश हांसदा का नाम भी है। ये भी मैं आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहा हूं। लेकिन अब रघुवर दास भी चाहते हैं, अर्जुन मुंडा भी चाहते हैं, और बाबूलाल मरांडी भी चाहते हैं कि ना अब तो बाबूलाल सोरेन को ही टिकट मिले। क्यों? कि अगर बाबूलाल सोरेन हारते हैं तो चंपाई बाबूलाल दोनों का गेम साफ ठीक है, ये अंदर खाने की मैं रिपोर्ट बता देता हूं। अब आता है जेएमएम में। जेएमएम में सोमेश सोरेन की अपनी महत्वाकांक्षा है, अचानक से विक्टर सोरेन की अपनी महत्वाकांक्षा है, और यही मजबूरी है कि जेएमएम ने अब तक मंत्री पद की शपथ भी नहीं दिलाई। अब तो खैर वहां घोषणा ही हो गई आचार संहिता की, वरना जेएमएम मंत्री पद की शपथ दिला के उसके बाद ही बाजार में जाने के चक्कर में था। तो एक वो है, और कुछ निजी जिंदगियों का पेच है, वो भी अलग पेच है। तो ऐसे में सबसे सुरक्षित फिलहाल जेएमएम के लिए यही नजर आ रहा है कि जेएमएम या तो उनकी जो रामदास सोरेन जी उनकी जो पत्नी रही उन पर दांव खेलने के लिए अंदर खाने से, जी राय मुनि जी, तो उनके ऊपर दांव खेलने का ऐसा कुछ सोचा जा रहा है कि उन पर ऊपर दांव खेला जाएगा। चूंकि ऐसा ही कुछ बेरमो का जो उपचुनाव होने वाला था, तो कांग्रेस के सामने ऐसा ही धर्म संकट आया था, तो अंत में जाकर के कांग्रेस ने उस पेंच को सुलझा लिया था। तो ऐसी स्थिति में अब देखना है कि जेएमएम उस पेंच को कैसे सुलझाता है। लेकिन जो चुनौतियां हैं वो तीनों पार्टियों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां हैं। हाँ, सबके सामने अपनी चुनौतियां हैं। और देखिए क्या करता है जेएमएम, जितना जितना समय बीतता जा रहा है ना, तो उतना मुझे तो लग रहा है कि उनकी पत्नी का ही चांस ज्यादा बनते जा रहा है। और हम लोग बात कर रहे थे प्रदीप बालमुचू की, तो प्रदीप बालमुचू ने काफी मेहनत किया पिछले विधानसभा चुनाव में। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां उनको काम मिला काफी मेहनत किया, सरकार भी वापस लौट के आ गई, लेकिन उनको क्या मिला? उनको तो कुछ नहीं मिला।
अब यह है कि पार्टी ने जिस तरह से रामदास सोरेन की सीट है वो, तो उनके परिवार से ही किसी को मिलना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन दे दिया करके बात हो गई, मतलब आप समर्थन दीजिए, लेकिन कुछ तो उसके साथ टर्म कंडीशन, जो राजनीति में बार्गेनिंग होती है वो होती है। एक बार्गेनिंग हो सकता है कि चाहते होंगे प्रदीप बालू कि आप उनके लिए राज्यसभा की सीट की बात कर लेते हैं, एक गुंजाइश बनती है, पहले भी राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, आने वाला जब भी राज्यसभा का होगा, क्योंकि कांग्रेस की अपनी संख्या उतनी नहीं है कि किसी को राज्यसभा भेजे, तो ये कंडीशन डाल सकते थे कि हम लोग वहाँ सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारा जो उस क्षेत्र का जो भी नेता है उसका भी तो कुछ कीजिए, उसको राज्यसभा भेज दीजिए। लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो इससे उनकी नाराजगी होगी। और दूसरी बात है कि उनकी बेटी का भी जो राजनीतिक कैरियर है, चुनाव लड़ना और जीतना हारना अलग बात है, लेकिन लड़ना ज़्यादा जरूरी है। लड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पुराना नेता है, जैसे प्रदीप बालू जो 3 बार विधायक रहे हैं और लगातार वहाँ पर सक्रिय है, तो वो कार्यकर्ता और कैडर बनाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब आप चुनाव नहीं लड़ते हैं ना, तो आपका जो कैडर है कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है। जो पॉलिटिकल व्यक्ति जो नीचे पंचायत लेवल पर या प्रखंड लेवल पर काम करता है, अगर आप चुनाव नहीं लड़ते, हाँ भले हारिए, लेकिन चुनाव अगर आप नहीं लड़िएगा तो वो किसी न किसी दूसरे के साथ चला जाएगा। वो समझ लिया कि मेरा नेता तो अब खत्म हो गया उसके कहानी, तो वो कहीं और पकड़ लेना है। तो जब वो चला गया तो आपका पूरा राजनीतिक करियर ही खत्म हो गया। अब तब भूल ही जाइए कि जीवन में कभी आपकी बेटी का या फिर दोबारा कभी आपकी वापसी हो जाएगी। इसलिए हारना जितना अलग बात है, चुनाव लड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर इस बात को प्रदीप बालमुखी समझ रहा है, तो जेल कैम्प से मौका मिले चाहे कहीं से मौका मिले, नहीं मिले तो निर्दलीय ही लड़ जाए, हाँ, लेकिन लड़ना चाहिए। अगर नहीं लड़ेंगे, अगर वो भी मान के चल चुके हैं कि मेरी राजनीति अब खत्म ही हो गया, हमको रिटायरमेंट ही लेना है, तब अलग बात है। लेकिन अगर सक्रिय राजनीति करना है तो आपको चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का भी दबाव आपके ऊपर। वैसा क्यों बोल रहे हैं? कार्यकर्ताओं के सामने घाटशिला में उन्होंने बोला कि हम लोग खुश नहीं, ऐसे लड़ने की बात कर रहे थे, क्योंकि प्रेशर रहता है कार्यकर्ताओं का अपने नेता के ऊपर कि आपको लड़ना चाहिए। अगर आप नहीं लड़िएगा तो सारा लोगों का मनोबल टूट जाएगा, लोग आपसे बिखर जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे जो भी परिणाम हो। तो कुल मिलाकर के हाँ, कि देखिए 1990 में उस सीट से सूर्य सिंह बेसरा चुनाव लड़ते हैं, और लड़ते हैं किसके सहयोग से? जेएमएम के सहयोग। जेएमएम का सहयोग से बाहर जाते हैं, सूर्य बेसरा आज तक नहीं जीते हैं। उसके बाद 95, 2000, 2005 ये तीनों ही टर्म में प्रदीप बालमुखी जीते हैं, तो जीत के पीछे जेएमएम का कैडर रहा है ना। उसके बाद देखिए आंसू से चुनाव लड़े, आंसू क्या हश्र हुआ। अब वहां लगातार ये जो इनका रामदास सोरेन जीतते हैं 2010 में, उसके बाद फिर लक्ष्मण टुडू जीतते हैं। तो मुख्य मुकाबला भाजपा और जेएमएम के बीच में होते रहा है। और जो जेएमएम यदि कांग्रेस के साथ जाती है, कांग्रेस को अवसर देती है, तभी जीत मिलती है। कांग्रेस अपने बुत्ते वहां जीत हासिल कर ले, थोड़ा सा एक कठिन नजर आता है। लेकिन ये पहले का आपका सिनेरियो था। ये अगर रेल टेका नहीं होता और उसके पहले का जो सिनेरियो होता, तो ये आपका बात मैं एकदम मान लेता कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और जेएमएम के बीच था। लेकिन एक बात है, 10% हो कुर्मी, 20% हो कुर्मी, 25% हो, 35% हो, 40 हो, 110%, 120%, जो भी हो। लेकिन एक बात तो है कि जो आपने कहा ना कि भाई झारखंड का बेटा से वो कुर्मी का बेटा हो गया, तो वो वहां पर भी इम्पैक्ट डालेगा। ये 10 से 15% जो जितने भी फीसदी है, मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा चूंकि नहीं पता है, तो वो जो फीसदी है वो वोट का है, वो तो इंटैक्टली वोट डालेगा ही डालेगा। एक और दूसरा रेल टेका से पहले तक सूर्य हंसदा इम्पैक्ट के कारण जेल के एम को एसटी वोट मिलना था। लेकिन अब रेल टेका के बाद चूंकि झारखंड का बेटा अब कुर्मी का बेटा हो गया, तो फिर से वो वोट कट करके और किधर जाएगा? वो जेएमएम की तरफ। इसलिए तो आरती का पॉइंट ज्यादा मजबूत है। आरती यदि कह रही है कि भाई जयराम महतो के कलंक मिटाना ही है, तो क्यों नहीं सूर्य हंसदा की माँ को ले लावेगा? और सूर्य हंसदा की माँ को जब अखाड़े में उतरेंगे, तब भाजपा के सामने कितनी मुश्किलें होंगी, जेएमएम के सामने कितनी। तो निश्चित रूप से आरती का एक भाजपा का आपको चुनौती दिखी और जेएमएम की चुनौती तो दिखी, लेकिन आप सोचिए कि जो एसटी समुदाय उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी कि प्रत्याशी हैं, वो हमारे कौम का एक शख्स को मार दिया गया, वो वहां महिला इंसाफ मांग रही है,
लेकिन दिक्कत ये भी है कि उस आदमी के पार्टी से है जो हमारे कौम के अधिकार को छीनने की कोशिश का वकालत कर रही है। यही ना मैं भाई, यही इसी तरह के एक्सपेरिमेंट तो होते हैं और इसी तरह के दाग को अपने मिटाए मिल जाते हैं। जयराम तो चल सकते हैं इस रास्ते। तो जयराम इसमें देखिए जितना हारने से ज्यादा ना, देखिए अपना यह भी महत्व रहता है ना कि आपका राजनीतिक ताकत तभी माना जाएगा, हमेशा जितने हारने से नहीं। आप किसी को हराने की भी ताकत अगर रखते हैं ना, तो भी तभी आप अगले चुनाव में बार्गेनिंग करने का पावर में हो सकते हैं। इसी कारण तो जेल के हाँ। इस बहस के सेंटर में है। ये जो वो जो एक छाप पड़ी उन पे कि झारखंड का बेटा से कुर्मी का बेटा हो गए, ये घाटशिला चुनाव उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन होगा। ये वो कलंक मिटा पाएंगे क्योंकि उन्हें वापस उस ट्रैक पर आना है। उसके बाद से आप देखिए जयराम बिल्कुल चेंज हो गए हैं। आप डहर छेका रेल छेका आंदोलन के बाद से आप उनके भाषणों में, अभी कंपनी को जो वो भाषण दे रहे थे, आपको लगा ही नहीं होगा कि आप उसी जयराम महतो को सुन रहे हैं। वो वापस उस ट्रैक पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं कि वापस मुझे झारखंड का बेटा बनना है। और अगर घाटशिला उनको एक बढ़िया ऑप्शन मिलता है, बढ़िया प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो वो क्यों चूकेंगे भाई? उनके लिए दो जयराम महतो के अपने जो तमाम सलाहकार है ना, थोड़ा सा किनारे करना चाहिए और आरती से संपर्क करना चाहिए, तभी आरती उनको माफ कमा सकती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मेरी बस ये आशंकाएं और संभावनाएं हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है सलाह देने में, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो जयराम महतो के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है अपनी छवि को वापस झारखंड का बेटा बनाने के तौर पर। चलिए, वो उनको प्रदीप बालमुची को उम्मीदवार बना करके, उनकी बेटी को उम्मीदवार बना करके जयराम महतो अपने वोट में इजाफा कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं खेल स्ट्रोक सकते। नहीं मास्टर स्ट्रोक निश्चित रूप से सुधांता की माँ पत्नी ही होगी और जयराम महतो और की इसका फायदा भी उन्हें आने वाले टाइम पे मिलेगा। अगर वो माँ या पत्नी, सूर्या हांसदा की माँ और पत्नी को, तो घाटशिला में क्या होगा वो छोड़िए, घाटशिला के बाद बाहर उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। ये बड़ी बात हो सकती है। चलिए, तो कुल मिलाकर के प्रदीप बालमुचू की क्या संभावनाएं हैं जो चर्चा सूत्रों के हवाले से है, तो उसमें क्या कुछ संभावनाएं बैठ सकती है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं चाहे जेएमएम, बीजेपी, जेएलके तीनों की राजनीति घाटशिला में फिलहाल संभावनाओं पर चल रही है। क्योंकि जब तक ऑफिशियली वो लेटर नहीं आ जाता कि फलाना फलाना को फलाना सीट से बगल में एसटी लिखा हुआ उम्मीदवार घोषित किया जाता है, तब तक बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। तो कयास लगा लगा के हम भी बात कर रहे हैं। आप क्या, कितनी आपको, आपके कयास क्या क्या है, आपकी संभावनाएं क्या क्या है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी अगर चर्चा पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।